उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई, लेकिन तारीखों पर फिर से पेच फंस गया है। कोर्ट ने अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा रखी है। बुधवार यानी कल तक के लिए ये रोक बढ़ा दी गई। राज्य सरकार की ओर से ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ी दलीलें जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान रखी गई। हालांकि हाईकोर्ट इन दलीलों पर कितना सहमत होता है, ये अभी तक साफ नहीं। ये बस कुछ समय की बात है। आपको पहले वो सभी दलीलें बता देते हैं जो आज कोर्ट में रखी गई हैं। हाईकोर्ट में सरकार की दलील ये रही कि 2017 में हुए ओबीसी के सर्वे को आधार माना जाए। ट्रांसजेंडर्स को चुनाव में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। प्रशासकों की नियुक्ति पर 2011 में हाईकोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया। वहीं 5 दिसंबर की सरकार की अधिसूचना महज एक ड्राफ्ट आदेश है, ये भी सरकार ने अपनी तरफ से दलील रखी है, लेकिन अदालत ने एक दिन और सुनवाई की तारीख बढ़ा दी। क्या है ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला जिसकी वजह से यूपी निकाय चुनाव के आरक्षण में पेच फंसा हुआ है? सिलसिलेवार तरीके से ये भी आपको समझाते हैं। राज्य को एक कमीशन बनाना होगा जो ओबीसी वर्ग की स्थिति पर रिपोर्ट सौंपेगा और इसी के आधार पर आरक्षण लागू होना चाहिए, ये कहना है। आरक्षण के लिए 3 स्तर पर मानक रखे जाएंगे। राज्य में पिछड़ा वर्ग की स्थिति क्या है, उन्हें आरक्षण की जरूरत है या नहीं है, उनको आरक्षण दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। कुल आरक्षण 50% से ज्यादा ना हो, यह भी तय होगा। तो कुल मिलाकर ट्रिपल टेस्ट और ट्रिपल टी टेस्ट के बारे में यही तमाम दलीलें दी जा रही हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने आज की सुनवाई के बाद फिलहाल ये कहा है कि कल फैसले का दिन है, एक और दिन इंतजार करना होगा। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर हाईकोर्ट ने आज एक बार फिर एक दिन के लिए यानी कल 21 दिसंबर तक रोक लगा दी है। दरअसल बीते दिनों एक याचिकाकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत ट्रिपल टेस्ट फार्मूले को लागू न किए जाने का आरोप लगाया था, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 12 दिसंबर को सरकार से ये जवाब मांगा था कि वो अपना हलफनामा दाखिल करें कि क्या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक जो ओबीसी का आरक्षण जारी किया गया है वो है या नहीं, जिस पर सरकार ने सबसे पहले एक और फिर दूसरे दिन का समय मांगा, जिस पर भी सरकार अपना जवाब दाखिल नहीं कर सकी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने आज 20 दिसंबर तक सरकार को वक्त दिया था कि वो इस मामले में अपना जवाब दाखिल करें, जिस पर आज सरकार ने अपना काउंटर फाइल किया और दूसरी ओर जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने भी अपनी बात रखी। हाईकोर्ट ने आज दोनों पक्षों को देर शाम सुनते हुए दोनों पक्षों की दलील सुनी, जिसके बाद ये तय किया कि कल वो एक बार फिर इस मामले की सुनवाई करेगा और कल 21 दिसंबर को दोनों पक्षों की दलीलों और बहस सुनने के बाद इस मामले पर फैसला करेगा। ऐसे में अब अगर हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो हलफनामा आज कोर्ट में पेश किया गया है, जिसमें ये जिक्र किया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2017 के सर्वे के आधार पर ओबीसी का आरक्षण नगर निकाय चुनाव में लागू किया गया है, जिसके आधार पर नगर निकाय चुनाव कराए जाने की अनुमति मिलनी चाहिए। अगर सरकार के इस पक्ष से हाईकोर्ट संतुष्ट होता है तो ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में आगामी जनवरी के अंतिम या फरवरी माह के पहले सप्ताह में नगर निकाय चुनाव हो सकेंगे। यूपी में निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी संगठन में अब बड़े बदलाव के मूड में नजर आ रही है। निकाय चुनाव अगर टलते हैं तो बीजेपी संगठन में बड़ा विस्तार देखने को मिल सकता है। यूपी बीजेपी संगठन का विस्तार किया जा सकता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी नई टीम की घोषणा भी कर सकते हैं। ये माना जा रहा है कि जनवरी में नई टीम का ऐलान किया जा सकता है और संगठन में नए चेहरों को जिम्मेदारी दी जा सकती है। क्षेत्रीय अध्यक्ष बदलने की भी तैयारी चल रही है। अवध क्षेत्र के अध्यक्ष पद पर भी तैनाती होगी। वहीं अखिलेश यादव हर सीट के लिए 3-3 प्रत्याशियों के नाम पर मंथन कर रहे हैं और हार का सिलसिला तोड़ने के मकसद से एक बार फिर से जोर आजमाइश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनावों की तारीखों में समय है। खबरों की माने तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की टीम में नगर निकाय के चुनावों से पहले विस्तार हो सकता है। भूपेंद्र चौधरी की टीमों के विस्तार के साथ ही नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नए जोश के साथ उतरेगी। खबरें ये भी हैं कि भूपेंद्र चौधरी की टीम में सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए विस्तार इसका किया जाएगा और नगर निकाय का चुनाव भूपेंद्र चौधरी अपनी इस नई टीम के साथ ही लड़ेंगे। भूपेंद्र चौधरी ने जब प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली थी तभी इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि उनकी टीम को विस्तार दिया जाएगा,
लेकिन जैसे ही वो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर पहुंचे, उसके बाद कई उपचुनाव और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के तमाम मौकों में काम की वजह से उनकी टीम का विस्तार नहीं हो पाया। अब निकाय से पहले उनकी टीम के विस्तार को सही समय माना जा रहा है। शिवपाल यादव भले ही निकाय के रण में अखिलेश यादव के साथ हों, लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से शिवपाल यादव के दायित्व पर फाइनल मुहर नहीं लगी। और इसी पर शिवपाल ने गोलमोल बयान दिए और कहा कि पद मिले तो ठीक और नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं, वो हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। निकाय के रण में बीजेपी के खिलाफ चाचा भतीजे मोर्चे पर हैं, लेकिन उपचुनाव के नतीजे को भुला नहीं पा रहे। भले ही 3 सीटों में से 2 पर समाजवादी पार्टी और गठबंधन प्रत्याशी ने कब्जा कर लिया, लेकिन रामपुर में मिली करारी शिकस्त से अब तक उबर नहीं पाए। और यही वजह है कि शिवपाल बार बार लोकतंत्र की हत्या का रट लगा रहे हैं। हमको बिल्कुल मिल करके संगठन को मजबूत करके और जो उत्पीड़न हो रहा है और जहाँ पर इस समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर जहाँ उत्पीड़न होगा तो किसी भी कीमत पे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी में शिवपाल की भूमिका अभी साफ नहीं हो पाई है। अखिलेश यादव अब तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाए हैं। बावजूद इसके रामपुर की लड़ाई में मिली हार को हार नहीं मान रहे, जिस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में लूट खसोट, भाई भतीजावाद, अराजकता की चरम सीमा थी। गुंडे माफिया थाने पर कब्जा करके बैठे थे, अपराधियों को बोलबाला था। लॉ एंड ऑर्डर और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश को नंबर 1 पर ले जा रहा है। उपचुनाव में मिले सम्मान के दम पर शिवपाल का कहना है कि उन्हें पार्टी में किसी पद की लालसा नहीं है। वो समाजवादी नेता हैं और पद के लिए काम नहीं करते। साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि वो अब समाजवादी के साथ ही आगे बढ़ेंगे। देखिए, पद हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। हमारे पास सभी पद रहे हैं और हम तो उस परंपरा के हैं, समाजवादी परंपरा के हैं। आपने देखा है कितने बड़े लोग हुए हैं, जयप्रकाश हुए, डॉक्टर लोहिया हुए, कौन सा पद था इनका, लेकिन पूरे देश को हिला दिया था, पूरे देश को हिला दिया। तो सरकारें जब निकल पड़े तो सरकारों को पता नहीं चला। शिवपाल यादव ने अपने एक बयान में ये भी इच्छा जाहिर की है कि उन्हें पार्टी में जो भी दायित्व सौंपा जाएगा वो उसे कबूल कर लेंगे, लेकिन किसी पद की कोई लालसा नहीं है। मतलब ये कि शिवपाल को समाजवादी पार्टी में पद भी चाहिए और अगर अखिलेश उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी नहीं देते हैं तो फर्क भी नहीं पड़ेगा। दल बना दिया जाएगा। 2 हफ्ते हो गए, अभी कुछ उस पर फैसला नहीं हुआ। नेता विरोधी दल भी मैं रह चुका हूँ नेता, और फिर देखिए अखिलेश भी नेता विरोधी दल हैं तो वो अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, अच्छा बेहतर भूमिका निभा रहे हैं। तो देखिए असली काम होता है पार्टी में संगठन असली काम होता है। तो बिना किसी पद के संगठन को मजबूत करने में जुटे रहेंगे। जो भी जिम्मेदारी मिलेगी निभाएंगे। निकाय के रण में एक तरफ बीजेपी है तो उससे मुकाबला करने के लिए चाचा भतीजे फिर साथ हैं, लेकिन जब बात शिवपाल यादव की जिम्मेदारी की आती है तो पार्टी में कंफ्यूजन की स्थिति नजर आती है। लेकिन शिवपाल ने साथ आने से पहले जिस सम्मान की बात कही थी, जिस ओहदे का जिक्र किया था, उसे अखिलेश यादव ने बखूबी समझा, जिसकी तस्वीर उपचुनाव के जंग में देखने को भी मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए बात कर लेते हैं कांग्रेस नेता अजय राय की, जो अपने विवादित टिप्पणी के बाद चौतरफा घिरते दिख रहे हैं। सोनभद्र में बीजेपी नेता ने अजय राय पर मुकदमा दर्ज करवा दिया है तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने नोटिस भी जारी कर दिया है। उधर केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने पलटवार कर दिया है। उन्होंने कहा कि गांधी खानदान की ये परंपरा है, गाली दो तमगा लो, और इसी पैटर्न पर कांग्रेसी नेता महिला तक पर अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं।
स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती। इस प्रकार के निम्न वर्ग के शब्दों का इस्तेमाल कर, गाली देकर, क्यों उन्हें लगता है कि गांधी खानदान खुश हो जाएगा? इन्हें पहचानिए, ये हैं अजय राय, जो यूपी में कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष हैं, जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव भी लड़ चुके हैं। और अमेठी के रण में अजय अपनी सियासी राय देते हुए कुछ इस तरह भटके कि लटके झटके पर आ गए। सारी फैक्ट्रियां आज बंदी के कगार, जगदीशपुर का पूरा इंडस्ट्री एरिया लगी है, लगभग जहां लोगों ने वहां बताया कि आधे से ज्यादा कल कारखाने बंद पड़े हैं। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती। भले ही जंग सियासी हो, लेकिन अजय का विवादित रंग अब महिला पर अभद्र टिप्पणी को हवा दे रहा है। अजय राय सोनभद्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ ऐसा बोल गए जो तमाम बातों को दरकिनार कर उस विवाद पर अटक गया, जिसमें इन्होंने गांधी परिवार का हवाला देते हुए सांसद स्मृति ईरानी का अपमान किया। यह अपमान सिर्फ बीजेपी सांसद का नहीं, बल्कि उन तमाम महिलाओं का है जो घर से निकलकर अपने दम पर कुछ कर गुजरने का हौसला रखती हैं। लेकिन कांग्रेस नेता को ये रास नहीं आया और लटके झटके से मर्यादा से भटक गए। हमने जो बात बोली वो अपनी एक भाषा है हमारे यहाँ पूर्वांचल के अंदर। बोलन कहा भैया बड़ा लटक के आजकल जरमी करत हुआ, बड़ा लटक के बोले, बड़ा झटक के बात करत हुआ। ये हमारे यहाँ की भाषा है, कोई अपमानित भाषा नहीं है। ये हमारे यहाँ बोलचाल की भाषा है इधर की। इस तरह का आपकी भाषा का हम लोगों ने इस्तेमाल किया। और जो बात वो मुद्दा वो बनाना चाहे बना ले, वो तो किसी चीज को मुद्दा बना सकते हैं। इस बयान के सामने आते ही स्मृति ईरानी ने खुद पर हुए अमर्यादित टिप्पणी का ट्वीट से जवाब दिया। सुना है राहुल गांधी आपने अपने किसी प्रांतीय नेता से अभद्र तरीके से 2024 में अमेठी से लड़ने की घोषणा करवाई है, तो क्या आपका अमेठी से लड़ना पक्का समझूं? दूसरी सीट पर तो नहीं भागेंगे, डरेंगे तो नहीं? महिला जनप्रतिनिधि जो उनके अध्यक्ष को हरा चुके हों, उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना अथवा स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित साधारण हिंदुस्तानियों को कुत्ता कहना, ऐसा क्यों है कि कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि इस प्रकार के निम्न वर्ग के शब्दों का इस्तेमाल कर, गाली देकर, क्यों उन्हें लगता है कि गांधी खानदान खुश हो जाएगा? वो कौन सा कल्चर है जिसको गांधी खानदान ने सर्टिफाई किया है कांग्रेस में? प्रश्न ये उठता है। कांग्रेस नेता अजय राय अपने अमर्यादित बयान पर कायम है, तो वहीं बीजेपी नेता कांग्रेस को अमेठी से राहुल गांधी की हार याद दिला रहे हैं, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने वायनाड और अमेठी से चुनाव लड़ा था और अध्यक्ष रहते वो अमेठी से करीब 55,000 वोट से चुनाव हार गए। बावजूद इसके कांग्रेस नेता अमेठी को कांग्रेस का गढ़ बता रहे हैं और अभद्र टिप्पणी से भी गुरेज नहीं कर रहे। नहीं, देखिए मैंने जो बात कही है वो परिप्रेक्ष्य मेरा कहने का दूसरा। मैंने कहा था विकास के संदर्भ में, जो विकास जो नहीं हो रहा है, जो काम नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने बोला कि वो आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। और हमारे यहाँ पूर्वांचल में या कहीं भी आप ये देखेंगे भाषा है कि कहा भैया बड़ा लटका देते हुआ आजकल लटक के बतिया हो तो बड़ा झटक के बतिया हो, तो ये हमारे यहाँ की भाषा आम भाषा है। किसी महिला का अपमान करने की मेरी मंशा नहीं है। हमने जो बात बोली वो अपनी एक भाषा है हमारे यहाँ पूर्वांचल के अंदर। बोलन कहा भैया बड़ा लटक के आजकल जरमी करत हुआ, बड़ा लटक के बोले, बड़ा झटक के बात करत हुआ। ये हमारे यहाँ की भाषा है, कोई अपमानित भाषा नहीं है। ये हमारे यहाँ बोलचाल की भाषा है इधर की। इस तरह का आपकी भाषा का हम लोगों ने इस्तेमाल किया। और जो बात और वो मुद्दा वो बनाना चाहे बना ले, वो तो किसी चीज को मुद्दा बना सकते। राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी के साथ किसी की भी बात को, किसी भी बयान को आपको देना चाहिए। और जिस तरीके से ये बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान है उनका, और इससे कांग्रेस पार्टी का महिलाओं के प्रति क्या सम्मान है स्पष्ट दर्शाता है। हम सबको राजनीति में अपनी सीमाओं को समझना चाहिए, खासतौर पर शब्द बहुत चुन के, बहुत सोच समझ के बोलने चाहिए। अमेठी को अपना किला, अपना गढ़ समझने वाले कांग्रेस के नेताओं का जब गढ़ ध्वस्त हुआ तो ये उनकी तिलमिलाहट है। उनको अमेठी की जनता के बीच में रह के उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए जब अमेठी की जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया। इस बात को उनको स्वीकार करना चाहिए। ये लोकतंत्र है। यहाँ पर स्मृति ईरानी जी ने अमेठी के बीच में रह के अमेठी के विकास के लिए काम किया, इसीलिए अमेठी की जनता ने उन्हें चुना है। जब कांग्रेस नेता अजय राय अपने विवादित बयान पर अडिग रहे तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने अजय राय को स्मृति ईरानी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के लिए नोटिस जारी कर दिया और 28 दिसंबर को पेश होने को कहा है। अब अजय राय अपने बयान को लेकर चौतरफा घिर चुके हैं, लेकिन उन्हें अपने भटके बयानों पर जरा भी अफसोस नहीं, क्योंकि इसी बयान के बाद अमेठी में कांग्रेस ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है और राहुल गांधी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अमेठी से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। बहरहाल चुनावी नतीजे जो भी हों, लेकिन अमेठी के रण में फिर से स्मृति वर्सेस राहुल की जंग
छिड़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती। इस प्रकार के निम्न वर्ग के शब्दों का इस्तेमाल कर, गाली देकर, क्यों उन्हें लगता है कि गांधी खानदान खुश हो जाएगा? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंसक प्रदर्शन और अब इस प्रदर्शन की आग दिल्ली तक पहुंच चुकी है। राज्यसभा में कांग्रेस नेता तो संसद में बीएसपी सांसद ने मुद्दा उठाया और पूरे मसले पर सरकार को घेरने की कोशिश की। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि विश्वविद्यालय में हंगामा बरपा क्यों था। फीस वृद्धि के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। कैंपस में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। अब तक 40 से 50 के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। राज्यसभा में कांग्रेस नेता ने यह मुद्दा उठाया, तो वहीं बीएसपी ने छात्रवृत्ति बढ़ाने की मांग की है। बीएसपी सांसद ने कहा कि अगर फीस बढ़ोतरी है तो फिर छात्रवृत्ति भी तो बढ़नी चाहिए। वही पूर्व छात्र ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है और ये कहा है कि अगर उनकी बातों को नहीं सुना गया, उनकी मांगों को नहीं माना गया तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि पर छिड़ी जंग हिंसक हो गई। सिक्योरिटी गार्ड और छात्रों के बीच विवाद हो गया, जिसकी आग दिल्ली तक पहुंच गई। राज्यसभा में कांग्रेस ने इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की और केंद्रीय शिक्षा मंत्री से दखल देने की मांग की। बहुत ही गंभीर प्रकरण है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र इसको लेकर के और छात्र संघ की बहाली को लेकर के अनवरत आंदोलन कर रहे हैं। उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, गोलीचार्ज किया गया है। माननीय सभापति महोदय, ये बहुत है, ये जो हमारे भारत के भविष्य है उन नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं माननीय सरकार से, माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि अयोग्य होने के बाद दूर क्यों नहीं हटाया गया। यूनिवर्सिटी में हिंसक प्रदर्शन के बाद दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज हुआ है। अब तक 3 नामजद और 40 से 50 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, लेकिन सियासी गलियारों में भी इसका शोर सिर चढ़कर बोल रहा है। राज्यसभा में कांग्रेस ने तो संसद में बीएसपी ने सरकार को घेरने की कोशिश की और महंगाई और बेरोजगारी की आड़ में फीस वृद्धि का मुद्दा छेड़ दिया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जहां पूर्वांचल के सभी जिलों के छात्र लगभग पढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश का ऑक्सफोर्ड माना जाता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और सब मध्यम वर्गीय और गरीब तबके के छात्र ही वहां पढ़ते हैं और फीस कम से कम 400% वहां बढ़ा दी गई है और न तो हॉस्टल मिल पा रहा है। जहां पढ़ने लिखने का माहौल, जहां उस यूनिवर्सिटी ने इतने सारे ज्ञानी पुरुष को वहां से पैदा किया है, वहां पर ऐसे कुल सचिव की नियुक्ति की गई है जिसने उस पवित्र स्थान को छावनी में बदल दिया। दरअसल इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने सितंबर महीने में फीस वृद्धि की घोषणा की थी। विश्वविद्यालय की दलील है कि 100 साल बाद फीस में इजाफा किया गया। केंद्र सरकार ने ग्रांट में कमी की है, संसाधन जुटाने को कहा गया है। ऐसे में छात्रों की फीस बढ़ानी पड़ी। बावजूद पढ़ाई का खर्चा काफी कम है, छात्रों की जेब पर ज्यादा भार नहीं पड़ेगा। बेहद दुखद है। जिला प्रशासन कल यहाँ मौजूद था। कल देर शाम तक पुलिस कमिश्नर महोदय भी यहाँ मौजूद थे, जो कि लगातार छात्रों से संवाद कर रहे थे और उस संवाद में उन्होंने इस बात का छात्रों को आश्वासन दिया था कि दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो जो हमला करने वाले गार्ड थे उनकी गिरफ्तारी तो अभी तक नहीं हुई, लेकिन एक क्रॉस FIR करके छात्रों के ऊपर मुकदमा कर लिया गया। जिस तरीके से क्रॉस FIR हुई है, कहीं न कहीं ये आंदोलन को चुनौती दिए हैं, आंदोलन को उग्र करने के लिए, ये आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए। तो यहाँ पर जो छात्र हैं, छात्र नेता हैं, वरिष्ठ छात्र पदाधिकारी हैं, यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं। रणनीति के तहत इस आंदोलन को अब विश्वविद्यालय परिसर ही नहीं, विश्वविद्यालय परिसर से रोड पर भी निकाला जाएगा। लेकिन छात्र पूरी तरह फीस वृद्धि के खिलाफ है। छात्रों का कहना है कि प्रशासन ने सीधे 300 से 400 गुना फीस बढ़ाई है और वे इसका विरोध करते हैं। और इसी विरोध की वानगी कल यूनिवर्सिटी कैंपस में देखने को मिली थी। दरअसल बवाल यूनिवर्सिटी में एक पूर्व छात्र नेता की एंट्री को लेकर हुआ था। पुलिस के मुताबिक एक छात्र नेता कार से यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहा था, लेकिन तभी वहां तैनात गार्डों ने उसे रोक लिया। आरोप है कि इस दौरान छात्र नेता ने गार्ड को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद गार्डों ने पूर्व छात्र नेता की पिटाई कर दी और फिर पूर्व छात्र नेता की पिटाई से छात्र भड़क गए और फीस वृद्धि की चिंगारी ज्वाला में तब्दील हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ दोपहर का भोजन किया और इस दौरान उन्हें बाजरे के व्यंजन परोसे गए, जिसकी मेजबानी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है, साल 2023 को हम अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में चिन्हित करने की तैयारी में हैं। हमें संसद में दोपहर के भोजन में बाजरे के व्यंजन परोसे गए। इसमें पार्टी लाइन से हटकर सभी की भागीदारी देखकर अच्छा लगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री करीब 40 मिनट तक रहे। भोजन करने के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा भी बैठे थे। आज जो व्यंजन बनाए गए उनमें बाजरा से बनी खिचड़ी, रागी डोसा, रागी रोटी, ज्वार की रोटी, हल्दी की सब्जी, बाजरा चूरमा शामिल थे। मीठे व्यंजनों में बाजरा खीर और बाजरा केक परोसा गया। तो एक टेबल पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर और अध्यक्ष मौजूद हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर कल यानी कि मंगलवार को सीबीआई जांच को लेकर फैसला सुनाया जाएगा। कल ये फैसला सुनाया जाएगा। आशुतोष नेगी की याचिका पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। इससे पहले जस्टिस संजय मिश्रा की कोर्ट ने मामले में पूरी सुनवाई कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं इस मामले पर कोर्ट ने मीडिया रिपोर्टिंग पर भी रोक लगा रखी है। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।